स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि रशियन टेरिटरी से दूर ईस्टर्न यूरोप के अंदर एक छोटा सा रशिया बसा हुआ है तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये बात सुनने में जितनी अनोखी है उतनी सच भी है। दोस्तों, हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो सेंट्रल यूरोपियन देश पोलैंड और बाल्टिक नेशन लिथुआनिया के बीच सिचुएटेड है। इस जगह का नाम है कलिनिनग्राड। दोस्तों, कलिनिनग्राड एक रशियन प्रोविंस है जो ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूनिक है। ये प्रोविंस ना सिर्फ रशिया से फिजिकली सेपरेटेड है बल्कि हिस्टोरिकली ये जर्मनी का हिस्सा हुआ करता था और ईस्ट प्रशिया के नदन हाफ के तौर पे जाना जाता था। 223 स्क्वायर किलोमीटर का ये प्रोविंस लगभग कोलकाता जितना बड़ा है और करीब 1 मिलियन लोग यहाँ बसते हैं। इनमें से मेजॉरिटी रशियंस ही हैं और बाकी कुछ यूक्रेनियंस, बेलारूसियंस, लिथुआनियंस और जर्मन्स मूल के लोग। ये दुनिया के उन चंद एनक्लेव्स में से एक है जो आज भी एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, एनक्लेव एक ऐसी टेरिटरी को कहा जाता है जो ज्योग्राफिकली किसी दूसरे नेशन से सराउंडेड हो। उदाहरण के तौर पर नाखचवान प्रोविंस जो अजरबैजान का पार्ट है लेकिन आर्मेनिया में लोकेटेड है। खैर, रशिया के साथ बॉर्डर ना शेयर करने की वजह से कलिनिनग्राड अपना मेजॉरिटी सप्लाई लिथुआनिया और बेलारूस से शेयर रेल लिंक से ऑब्टेन करता है और बाकी सप्लाईज अपने 1057 किलोमीटर लंबे सी रूट से, जो कलिनिनग्राड सी के कमर्शियल पोर्ट को इंटरनेशनल वाटर्स के थ्रू सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करता है। पिछले साल फरवरी में जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया तब कलिनिनग्राड का यह प्रोविंस काफी सुर्खियों में आ गया था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नेटो द्वारा बैक्ड यूक्रेन और रशिया के बीच इस जंग में कलिनिनग्राड लेटेस्ट प्रेशर पॉइंट बनकर तब उभरा जब EU सैंक्शंस के तहत लिथुआनिया होकर कलिनिनग्राड जाने वाले 40 से 50% रेल इंपोर्ट्स अफेक्टेड हुए, जिसके जवाब में रशिया इस प्रोविंस में अपने मिलिट्री प्रेजेंस को बूस्ट करने में लग गया। वैसे तो वो इस बात को डिनाई या एक्सेप्ट नहीं करता कि वहां उसके न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस पर बेस्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक कई रशियन न्यूक्लियर वेपन्स स्टोरेज साइट्स को कलिनिनग्राड में आइडेंटिफाई किया गया है। इनफैक्ट रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट और रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के करंट चेयरमैन दिमित्री मेडवेडेव ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि रशिया का न्यूक्लियर आर्सेनल वेस्ट को यूक्रेन वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से रोक रहा है। कलिनिनग्राड में रशिया का शो ऑफ स्ट्रेंथ के पीछे एक और वजह है नेटो का एक्सपेंशन, खासकर स्वीडन और फिनलैंड की लेटेस्ट मेंबरशिप के बाद। तो क्या है कलिनिनग्राड की कहानी? क्यों ये छोटा सा रीजन एक मेजर पावर स्ट्रगल में फंसा हुआ है? दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम रशिया के इस स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड की बात करेंगे। क्या है इस प्रोविंस का इतिहास और इंपॉर्टेंस और कैसे रशिया इस प्रोविंस का इस्तेमाल इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस की GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ आप सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 27 जनवरी दोपहर 3 बजे से हो रही है। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, कलिनिनग्राड की हिस्ट्री रशिया और जर्मनी दोनों से जुड़ी है। एक समय ईस्ट प्रशिया का कैपिटल रह चुका ये एरिया 1945 तक कॉनिक्सबर्ग के नाम से जाना जाता था, जो एक जर्मन सिटी हुआ करती थी। प्रसिद्ध जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांत का जन्म भी यही हुआ था जब ये इलाका जर्मन कंट्रोल में था। आज भी यहाँ जर्मन हेरिटेज के कई ट्रेसेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल 1657 में बिल्ड ब्रैंडनबर्ग गेट जो इस टेरिटरी के फोर्टिफिकेशंस का हिस्सा है। आखिरकार वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जर्मनी को ये टेरिटरी सोवियत यूनियन के हाथों में सौंपनी पड़ी। इसका प्रेजेंट नाम यानी कलिनिनग्राड बोल्शेविक रिवॉल्यूशनरी मिखाइल कलिनिन के नाम पर रखा गया, जो 1919 से 1946 तक सोवियत यूनियन के हेड रहे थे। 1945 से 1991 तक
ये इलाका सोवियत यूनियन के कंट्रोल में रहा और उस समय भी सोवियत कंट्रोल वाले एरियाज में ये सबसे क्लोज्ड ऑफ और हेवली मिलिटराइज्ड टेरिटरी थी। 1991 में सोवियत यूनियन के ब्रेकडाउन के बाद आखिरकार ये इलाका रशियन कंट्रोल में आ गया। पर आखिर ये प्रोविंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए जानते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने के बाद कलिनिनग्राड पोट्सडैम एग्रीमेंट के तहत फॉर्मर यूएसएसआर के अंडर चला गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस 1945 में यूएस, यूके, फ्रांस और यूएसएसआर के बीच हुई थी, जहां 1945 में जर्मनी की डिफीट के बाद इन पावर्स ने पोट्सडैम एग्रीमेंट के थ्रू जर्मन टेरिटरीज को अपने में मिला लिया। इनफैक्ट क्रेमलिन के लिए वो एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड ट्रॉफी जैसा था, क्योंकि नाजी जर्मनी को हराकर इस स्ट्रेटेजिक सीपोर्ट सिटी को हासिल किया गया था। बाल्टिक सी में एक अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करते हुए कलिनिनग्राड जोसेफ स्टालिन लेड सोवियत रशिया के लिए एक मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर और मिलिट्री पोर्ट बनकर उभरा और समय के साथ इसी यूनिक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे रशिया के वेस्टर्न फ्लैंक का एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस बना दिया। 30,000 रशियन सोल्जर्स, एक नेवल बेस और फ्लीट के साथ आज भी ये एक क्रूशियल रशियन मिलिट्री जोन है। यही नहीं, मॉस्को ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी कलिनिनग्राड में स्टेशन रखा है। यूरोपियन कैपिटल्स और खासकर नेटो मेंबर स्टेट्स के क्लोज स्ट्राइक रेंज में सिचुएटेड रशिया का ये न्यूक्लियर आर्सेनल के परपेचुअल थ्रेट की तरह देखा जाता है। कलिनिनग्राड की एक और यूनिक इंपॉर्टेंस ये भी है कि कलिनिनग्राड के जस्ट आउटस्कर्ट्स में बसा सीपोर्ट टाउन बाल्टिस्क बाल्टिक सी में रशिया का अकेला ऐसा सीपोर्ट है जो पूरे साल आइस फ्री रहता है। यानी यूरोप से होने वाले ट्रेड के लिए ये रशिया का एकमात्र राउंड द ईयर ओपन सी रूट है। कोल्ड वॉर के बाद मॉस्को ने कलिनिनग्राड को एक बाल्टिक हांगकांग में तब्दील करने की कोशिश की, यानी एक ऐसा ड्यूटी फ्री जोन जहां लो टैक्सेस के थ्रू इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए। लेकिन एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस एंजॉय करने के बावजूद कलिनिनग्राड मॉस्को सब्सिडीज पर हाईली डिपेंडेंट रहा और रशिया के फेडरल बजट पर एक बोझ की तरह बन गया। लेकिन इसके बावजूद नेटो के हर्ट में बसा और न्यूक्लियर वेपन्स होल्ड करने वाला यह प्रोविंस रशिया के लिए एक मेजर ट्रम्प कार्ड की तरह है, जिसका अंदाजा आप ऑनगोइंग रशियन यूक्रेन क्राइसिस को देखकर लगा सकते हैं। दोस्तों, यूक्रेन में रशियन इन्वेजन के बाद कलिनिनग्राड का इशू तब सामने आया जब 18 जून को ईयू मेंबर लिथुआनिया ने ईयू सैंक्शंस के अंडर आने वाले रशियन गुड्स को अपनी टेरिटरी से होते हुए कलिनिनग्राड जाने से रोक दिया। इन बैन गुड्स में कोल्स, मेटल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल थे। इससे पहले अप्रैल में ईयू ने 21 रशियन एयरलाइंस को अपने 27 मेंबर ब्लॉक के एयर स्पेस को यूज करने से प्रोहिबिट कर दिया था। क्रेमलिन ने तुरंत इस डिसीजन को ब्लॉकेट का नाम दे दिया और रशियन टास न्यूज एजेंसी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि कलिनिनग्राड में बसे रशियंस के लिए फूड आइटम सिक्योर करना भी मुश्किल हो रहा है। उसने लिथुआनिया को ये चेतावनी दी कि इस ब्लॉकेट का सीरियस नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। इसके जवाब में लिथुआनिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट इशू करते हुए कहा कि लिथुआनिया ने कोई यूनिलेटरल, इंडिविजुअल या एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए थे और वो कलिनिनग्राड को ब्लॉक नहीं कर रहा था। रशिया चाहे तो वो बाल्टिक सी के थ्रू अपने इस प्रोविंस को एक्सेस कर सकता है। इनफैक्ट लिथुआनियन प्राइम मिनिस्टर इंग्रिडा सिमोनेटे ने रशियन एलिगेशंस को रिफ्यूज करते हुए इस बात पे एम्फसाइज किया कि कलिनिनग्राड में जाने वाली रशियन ट्रेड ट्रांजिट का सिर्फ 1% गुड्स सैंक्शन किया गया है। लिथुआनिया सिर्फ ईयू के रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स को रशियन ओरिजिन गुड्स पे इंप्लीमेंट कर रहा था। वैसे भी यूक्रेन इन्वेजन के बाद ईयू सैंक्शंस की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए रशिया ने ऑलरेडी अपने ड्यूअल यूजेज और पोटेंशियली सैंक्शन होने वाले गुड्स को बाल्टिक सी में फेरीज के थ्रू कलिनिनग्राड ट्रांसपोर्ट कर दिया है। उधर शिप्स के थ्रू जाने वाले नॉन सैंक्शन गुड्स को मॉस्को ने रेल ट्रांजिट के थ्रू कलिनिनग्राड भेज दिया था, जो लिथुआनिया होके जाते थे। फिर भी लिथुआनिया के इस डिसीजन के बदले में रशिया ने एक मैसिव डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया। इस कैंपेन के थ्रू ये नैरेटिव फैलाया गया कि लिथुआनिया का ब्लॉकेट महज एक मौका था जिससे रशिया और ईयू के बीच टेंशंस को इनकरेज किया जा रहा था और इससे पूरे यूरोप में वर्ल्ड वॉर थर्ड की स्थिति पैदा हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मॉस्को ब्लॉकेट शब्द पे इतना जोर क्यों दे रहा है। इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला ये कि रशिया में ब्लॉकेट शब्द के साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में नाजी जर्मनी द्वारा लेनिनग्राड ब्लॉकेज की दर्दनाक यादें जुड़ी हुई हैं, जिसमें करीब 80,000 रशियंस की मौत हो गई थी। क्रेमलिन की पुरानी आदत है कि वो इतिहास के इन इवेंट्स को अपने करंट एक्शंस के लिए इस्तेमाल करता रहता है। ब्लॉकेट शब्द पे एम्फसाइज करने का दूसरा कारण है कि रशिया ग्लोबल मीडिया का ध्यान कलिनिनग्राड पे लाना चाहता है।
इसके लिए उसने ऐसा नैरेटिव अपनाया जो ये पोर्ट्रे करता है कि कलिनिनग्राड की क्राइसिस लिथुआनिया के हॉस्टाइल एक्शंस की वजह से हो रही है, और ये डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुआ। लिथुआनियन एनालिस्ट, मीडिया और पॉलिटिशियंस इस नैरेटिव से प्रभावित होकर ईयू और रशिया के बीच टेंशंस को बढ़ावा देने के लिए लिथुआनिया अथॉरिटीज को जिम्मेदार ठहराने लगे। यही नहीं, लिथुआनिया गवर्नमेंट और लिथुआनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स पे यह आरोप लगाया गया कि वो ईयू के थर्ड सैंक्शंस पैकेज को मिस इंटरप्रेट कर रहे थे। बावजूद इसके कि यूरोपियन काउंसिल ने यह कंफर्म किया कि लिथुआनिया ने यूरोपियन कमीशन के रेजोल्यूशंस के साथ फुली कंप्लाई किया था। लिथुआनिया के ऑपोजिशन पार्टीज इस बात पे फिर भी जोर देते रहे कि उनकी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कई लिथुआनियन और यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर्स का कहना था कि रशिया को उसके सैंक्शन गुड्स को लिथुआनिया के थ्रू कैलिनिनग्राड जाने की इजाजत देके ईसी ने काफी इररिस्पॉन्सिबल कदम उठाया था, क्योंकि यूरोपियन कमीशन के ये गाइडलाइंस यूरोपियन काउंसिल के सैंक्शंस के खिलाफ थे। पार्लियामेंटेरियंस का ये मानना था कि रशिया कैलिनिनग्राड तक अपने गुड ट्रांजिट को सिक्योर करने के लिए कुछ ईयू कंट्रीज, खासकर जर्मनी और फ्रांस पे दबाव डाल रहा था, और इस डर से कि कहीं कैलिनिनग्राड क्राइसिस एस्केलेट न हो जाए और रशिया अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को जर्मनी के खिलाफ वेपनाइज न कर दे, ब्रुसेल्स और बर्लिन रशिया के दबाव में आ गए। कहा जा रहा है कि रशिया के प्रति ब्रुसेल्स, बर्लिन और वॉशिंगटन के अपीजमेंट स्टैंड के चलते लिथुआनिया को अल्टीमेटली पब्लिक और इंटरनेशनल मीडिया के सामने ह्यूमिलिएट होना पड़ा। यही नहीं, उसके सोवरेनिटी को भी दांव पे रखा गया। ऐसे में कैलिनिनग्राड में रशिया का मिलिट्री बिल्डअप नेचुरली नेटो मेंबर्स के लिए एक मेजर रोड ब्लॉक की तरह बन गया है। दोस्तों, रशियन मिलिट्री के मुताबिक कैलिनिनग्राड में उसने स्टेट ऑफ द आर्ट हाइपरसोनिक मिसाइल से आर्म्ड वॉरप्लेन्स डिप्लॉय कर रखे हैं, और एडिशनल मेजर्स के तौर पे 3 मिग-31 फाइटर्स श्रिकालोव्स्क एयरबेस में राउंड द क्लॉक कॉम्बैट ड्यूटी के लिए तैनात हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के 6 महीने के अंदर मिग-31 फाइटर्स का ये डिप्लॉयमेंट एक मेजर कंसर्न बन गया, क्योंकि वो किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ आए थे। रशियन मिलिट्री के मुताबिक किंजाल का रेंज 2000 किलोमीटर तक है, और वो साउंड की स्पीड के मुकाबले 10 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ता है। 2018 में इन मिसाइल को अनवील करते हुए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें आइडियल वेपन डिक्लेयर किया था, क्योंकि उन्हें इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल था। कैलिनिनग्राड में अपने मिलिट्री प्रेजेंस को मजबूत करने के पीछे रशिया का आर्गुमेंट ये रहा है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज को काउंटर कर रहा है, जो यूक्रेन को वेस्टर्न वेपन सप्लाई करते हुए इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। नेटो के हॉस्टाइल पॉलिसीज का सामना करने के लिए मॉस्को प्रिसीजन गाइडेड इस्कंदर मिसाइल्स जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स और एयर डिफेंस सिस्टम के डिप्लॉयमेंट को जस्टिफाई करता आया है। वेपन्स के साथ साथ अगर रशियन ट्रूप डिप्लॉयमेंट की बात की जाए तो एस्टिमेट्स के अनुसार कैलिनिनग्राड में करीब 9000 से लेकर 2 लाख मिलिट्री पर्सनल तैनात किए गए हैं। ऑलरेडी फिनलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने रशियन मिग-31 जेट्स द्वारा उसके एयर स्पेस को वायलेट करने का इल्जाम लगाया था। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि नेटो मेंबर्स अगर चाहें तो क्रेमलिन के लिए कैलिनिनग्राड को एक एसेट से एक लायबिलिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लिथुआनिया ने ऑलरेडी रशिया को एक टेररिस्ट स्टेट करार दिया है, और पोलैंड के साथ मिलकर अगर वो चाहे तो कैलिनिनग्राड को आइसोलेट कर सकता है। हालांकि इससे रशियन प्रोविंस को फॉर्मली डीमिलिटराइज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे वीक जरूर किया जा सकता है। भले ही रशिया के पास कैलिनिनग्राड के लिए रिसोर्सेज हो, लेकिन रशियन मिलिट्री प्लानर्स के लिए लैंड ट्रांसपोर्टेशन पे लगे रिस्ट्रिक्शन के चलते ट्रूप्स और मिलिट्री हार्डवेयर को मोबिलाइज करना मुश्किल बनता जाएगा। बाल्टिक सी का एक्सेस होने के बावजूद ये याद रखना चाहिए कि वो नेटो द्वारा डोमिनेटेड मैरीटाइम स्पेस है, जो रशियन सी सप्लाईज के लिए एक परपेचुअल थ्रेट बना रहेगा। इकोनॉमिक फ्रंट पे भी इसके कंसिक्वेंसेस सीवियर हो सकते हैं। लैंड ट्रांजिट बैन होने के कारण शिपिंग अभी एक सोल लाइफलाइन बना हुआ है, जिसके चलते शॉर्टेजेस की समस्या और भी गहरी हो सकती है, और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट मिलिट्री सेक्टर और ऑफ बॉर्डर ट्रेड में पड़ेगा। लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो रशिया अगर अभी चल रहे इस वॉर में अपना ग्राउंड होल्ड करते हुए यूक्रेन को सेटलमेंट एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर देता है, तो आने वाले समय में कैलिनिनग्राड और ईयू पे कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस मेंटेन कर पाएगा। इस एनक्लेव पे लैंड बेस्ड इस्कंदर मिसाइल्स नेटो कंट्रीज के लिए एक परपेचुअल खतरा बना रहेगा। इसके अलावा रशिया की बाल्टिक फ्लीट में कई मिसाइल कॉर्वेट शामिल हैं, जो न्यूक्लियर केपेबल कैलिबर क्रूज मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं। ये मिसाइल 1500 से 2500 किलोमीटर डिस्टेंस के लैंड टारगेट्स को हिट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और KH-35 क्रूज मिसाइल्स एनिमी शिप्स को अटैक कर सकते हैं। अगर इन फोर्सेस को मेंटेन और अपग्रेड किया गया तो रशिया नेटो के हर्ट में एक कांस्टेंट फियर को जगाए रख सकता है, जो डर अभी भी किसी हद तक बना हुआ है। बहरहाल
कैलिनिनग्राड की कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इस पर आप भी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि शायद ये प्रोविंस इस युद्ध का विराम या फिर किसी नए युद्ध का आगाज बन सकता है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा हो सकती है, तो इस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, कैन रशिया यूज Kaliningrad to force NATO back Ukraine to a settlement? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।